Today we are going to start the Venn diagram. Venn diagram शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले जो पुराना सिलेबस है वो भी रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज अभी तक हमने सबसेट किया है एंड जो भी चीज़ें पावर सेट किया है वगैरह वगैरह, उसको हम अब डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे. तो वेन डायग्राम्स वो होते हैं, जॉन वेन एक करके बंदा था जिसने ये वेन डायग्राम्स इनोवेट किए थे. अब होता क्या है, समझना बहुत इजी है, और उल्टा आपने अभी तक जो स्टडी की है सेट्स के बारे में जितना भी पढ़ा है वो सब आपका इजी हो जाएगा वेन डायग्राम्स की हेल्प से. कई बार क्या होता है, हमको इतने मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो वो सॉल्व करने प्रॉपर्टीज के थ्रू बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, बट अगर हम उसको वेन डायग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसका आंसर फटाफट से निकल आता है. तो वेन डायग्राम सीखने बहुत ज़रूरी है. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स इज नोन एज वेन डायग्राम्स. ठीक है ना. जब सेट्स को हम जैसे लिखते हैं, मान लो एक यू सेट है, यूनिवर्सल सेट मैंने बना लिया 1 से लेके 20 तक. ये एक यूनिवर्सल सेट है मेरे लिए. ठीक है. एक सेट है ए, ये सिर्फ है आपका प्राइम नंबर्स का, कहां तक, 20 तक. ठीक है ना. यूनिवर्सल सेट है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में आते होंगे 1 से 20 के बीच में, ऑब्वियस बात है. तो ए इज अ सबसेट ऑफ यू. अगर यूनिवर्सल सेट ये है तो ए सबसेट ऑफ यू. अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो ये जो होगा ना यूनिवर्सल सेट वो ये है. हमेशा आपका यूनिवर्सल सेट प्रॉपर स्क्वायर रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया जाएगा. हर क्वेश्चन के लिए आपने ये याद रखना है, यूनिवर्सल सेट शुड ऑलवेज बी अ रेक्टेंगल एंड एनलार्ज्ड रेक्टेंगल. ठीक है ना. अब यू ये हो गया, इसमें आपके सारे नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक. ठीक है, टिल 20. इसके अंदर देखो यूनिवर्सल सेट मैंने कहा हमेशा रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग, और जो अंदर के इनर के छोटे से सेट्स जितने भी होंगे उसको एज अ सर्कल बनाएंगे आप. तो ये दो चीजें आपने याद करनी, यूनिवर्सल सेट ऑलवेज रेक्टेंगल, जितने भी छोटे सेट होंगे ऑलवेज सर्कल. अब ऑब्वियस बात है, आप खुद सोचो बड़ा कौन सा है इसमें से, यूनिवर्सल सेट बड़ा कि ए. ऑब्वियसली बड़ा, ये 1 से 20 है, इसमें 20 नंबर्स आ रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आ रहे हैं, और ये उसका एक पार्ट है, तभी उसका सबसेट है ना. सबसेट में बड़ा कौन सा होता है, ये बड़ा होता है, ये उसका एक पार्ट है, सब पार्ट है. ठीक है. तो ये इसके अंदर आ जाएगा ऐसे. इसका नाम हम देंगे ए. अब ए जो लिखते हैं हम इसके अंदर नहीं लिखेंगे, इसके बाहर लिखेंगे, मतलब इसकी बाउंड्री पे लिख देंगे ये ए है. अब देखो ध्यान से, अगर मैं रिप्रेजेंट करूं 1 से लेके 20 नंबर, 1 कहां पे आ रहा है, 1 यू में आ रहा है, लेकिन क्या वो ए में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मतलब यहां पे आ रहा है. ध्यान से समझे, 1 यू में आता है बट ए में नहीं आता, तो मतलब यू में आ रहा है पर ए में नहीं आ रहा. 2 यू में भी है और ए में भी है, तो यहाँ पे ध्यान से समझना. अब देखो ऑब्वियस बात है कि ए जो है, यू कितना पोर्शन है, यू ये पूरा पोर्शन है, इसके अंदर का सारा शेडेड पोर्शन अगर मैं पूरा शेड कर दूं वो यू है, और ए इज अ सबसेट ऑफ यू, मतलब ए उसका एक पार्ट है, तो यू के अंदर ए भी आ गया. तो जो नंबर ए में आएंगे वो आप ए में लिख देंगे, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19. ये सारे पार्ट कहाँ पे आते हैं, सिर्फ और सिर्फ ए में, बट ये यू में नहीं आते. तो ये ए में आ रहे हैं बट ये यू में, सॉरी ये ए में आते हैं और यू में भी आते हैं. तो ए के सारे पार्ट्स देखो ए के अंदर आ गए और यू के अंदर भी आ रहे हैं. अगर मैं पूरा यू में एज अ हेलीकॉप्टर व्यू देखूं तो ए में, सॉरी यू में ये सारा पार्ट्स आ रहे हैं 1 2 3. तो ए इज अ पार्ट ऑफ यू, तो ए के सारे पार्ट यू के पार्ट हो गए. अब ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ यू में आते हैं लेकिन ए में नहीं आते, तो वो ए से बाहर लिखे जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ यू का पार्ट है, ए का पार्ट नहीं है. 1 2 3 हो गया, 4 5 यहाँ पे आ गया, 6 7 यहाँ पे आ गया, 8 9 10 11 यहाँ पे आ गया, 12 13 यहाँ पे आ गया, 14 15 16 17 यहाँ पे आ गया, 18 और 20. तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है इन दोनों सेट्स की. ऐसे देखो, अब एक तरह देखा जाए यू में कितने नंबर है 1 से लेके 20, 1 से लेके 20, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 अंदर, मतलब ये अंदर है तो यू के अंदर ही ना, तो बेसिकली यू के अंदर सारे नंबर आ गए 20 तक, लेकिन ए के अंदर कितने नंबर आने चाहिए, सिर्फ इतने प्राइम नंबर्स, तो मैंने ए के अंदर सिर्फ प्राइम नंबर रखे और ए के बाहर रख दिए बाकी के। एज अ होल यूनिवर्सल सेट यू में सब कुछ आ गया 20 तक, लेकिन ए इज अ सबसेट ऑफ यू ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपने सीखना है, जब भी आपको ऐसा डायग्राम आ जाए और यहाँ लिखा है बी और यहाँ लिखा है यू, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी इज अ सबसेट ऑफ यू, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स, देखो ऑब्वियस बात है, बी के सारे एलिमेंट्स अगर इसमें शेड कर दूं तो बी के सारे एलिमेंट्स यू में आते हैं, ऑब्वियस बात है कि बी के सारे एलिमेंट्स यू में आते हैं, बट यू में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आते हैं जो बी में नहीं आते, तो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है जो यू में आते हैं बट बी में नहीं आते, वो ये वाला पोर्शन हो जाता है, तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पोर्शन आउटर पोर्शन है, वो यू में आते हैं बट बी में नहीं आते, इनर पोर्शन है कि बी में भी आते हैं एंड यू में भी आते हैं, तो वो बी इज अ सबसेट ऑफ यू। और क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से, और चीजें क्लियर होंगी, ठीक है जी, इसको आप लोगों को नोट कर सकते हो अगर इफ यू वांट। अच्छा, इसी में अभी नोट मत करना, मैं इसी में एक और चीज सिखा देता हूँ। अगर मान लो जैसे ये तो हो गया बी इज अ सबसेट ऑफ यू, अगर क्वेश्चन हो जैसे ए इज अ सबसेट ऑफ यू, एक और सेट बनाता हूं मैं बी से, इसी में यू ये है और ए प्राइम नंबर्स है, बी एक सेट बनाता हूं मैं, कुछ भी बना देता हूं, मान लो मैंने सेट बनाया 5 7 और 11, ठीक है। अब ध्यान से देखो 5 7 11 तो यहां भी आ रहा है और 5 7 11 यहां भी आएगा, मतलब इसका क्या हुआ कि B इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A। देखो B के सारे एलिमेंट्स 5 7 A 11, तीन एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए, तो मतलब B इज अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A में आते हैं। तो जब ऐसे रिप्रेजेंट करना हो, तीन सेट हो, U A इज अ सबसेट ऑफ U एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, तो इसी के अंदर मैं एक और बनाऊंगा जिसमें मेरे को 5 7 11 लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आते हैं, तो मैं एक और सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। ये 3 है बाहर, तो ये इसका नाम मैंने दे दिया B, इसमें आता है 5 7 और 11। तो यहाँ पे हमको ये पता लगा कि A इज अ सबसेट ऑफ U बट B इज अ सबसेट ऑफ A। तो A इज अ सबसेट ऑफ U क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स U में तो आते ही हैं, B के सारे एलिमेंट्स A के अंदर आते हैं, ऑल्सो B इज अ सबसेट ऑफ U भी तो होगा कि B के सारे एलिमेंट्स, B के कितने एलिमेंट्स हैं 5 7 11, 5 7 11 वो U में भी तो आते हैं, तो U के अंदर A भी आता है, A सबसेट है, U के अंदर B भी आता है तो B सबसेट है U के, और B A का भी सबसेट है। तो मैंने आपको ये बताया सिर्फ U को रेक्टेंगल की तरह आप सिंबलाइज करेंगे, बट A के लिए सर्कल, मतलब छोटे सेट्स के लिए सर्कल, तो B के लिए भी सर्कल यूज करेंगे हम, तो A भी सर्कल हुआ, B भी सर्कल, U आपका रेक्टेंगल हुआ। तो जब आपके दो सबसेट्स आ जाएंगे, मतलब आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा A इज अ सबसेट ऑफ B, मान लो ऐसे, तो A एक सर्कल हुआ, B का पार्ट है तो B बाहर आएगा, यहाँ पे B इज अ सबसेट ऑफ A है, मतलब B छोटा है तो B अंदर, यहाँ पे A इज सबसेट ऑफ B तो A छोटा है तो A अंदर आएगा और B बाहर आएगा, मतलब ये जो आउटर सर्कल है ये B है, इनर सर्कल A है, क्योंकि A सबसेट ऑफ B, यहाँ पे था B सबसेट ऑफ A तो आउटर सर्कल A था, उल्टा हो गया, यहाँ पे A आउटर है B इनर है, यहाँ पे B आउटर है A इनर है, क्योंकि उल्टा कर दिया, A सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ A। तो जो सबसेट होता है वो हमेशा छोटा सर्कल होता है और जो A होता है वो बड़ा सर्कल होता है, इसके अंदर B आता है हमेशा, ठीक है। तो ये चीजों को धीरे धीरे करके, बहुत मुश्किल नहीं है, समझने की कोशिश करना, अगर फिर भी ना समझ आए रिवाइंड कर लेना, फिर भी ना समझ आए तो एक बार एनसीईआरटी में पेज नंबर 15 में आपको स्टार्ट हुआ है, तो पेज नंबर 15 एंड 16 जरूर पढ़ना, उसमें आपको फोटोज वगैरह इसकी काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं, तो उसमें आप रीड आउट करेंगे तो एक बार गो थ्रू करने से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगी बातें, अगर कुछ क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि दो वी आर नॉट इंटरेक्टिंग तो मेरे को पता नहीं लग रहा कि आपको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आपस में फेस टू फेस बात करते हैं तो पता लगता है, आप बता देते हो कि सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, तो वी एक्सप्लेन अगेन, बट अभी ऐसा हो नहीं पा रहा, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। मैंने अभी इसमें दो चीज़ें समझाई है कि अगर यूनिवर्सल सेट का कोई सबसेट होगा तो वो ऐसा बनेगा, और अगर एक सेट का दूसरा सेट सबसेट होगा
तो वो ऐसा बनेगा। ऑब्वियस बात है कि अगर ऐसा बनेगा तो ये तो बनना ही बनना है, रेक्टेंगल तो बनना ही बनना है, यू तो रहेगा ही रहेगा, यू तो हमेशा बनेगा। ऐसा कोई वेन डायग्राम नहीं है जिसमें यू नहीं बनेगा, तो ये तो आपको बनाना ही बनाना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक नई चीज सीखेंगे, यूनियन ऑफ अ सेट। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना, यूनियन यूनाइट करना, एक दूसरे के साथ हमारी यूनियन होगी, यूनिटी बन गई। तो यूनिटी कैसे बनती है? बेसिकली इसको एडिशन भी कहते हैं। जब यूनियन होता है तो उसको एडिशन भी कहते हैं। बट जब भी यूनियन करेंगे तो कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। एडिशन तो करना है बट कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में देखेंगे, देन वेन डायग्राम में भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 है आपकी बुक का। ए सेट दिया है आपको 2, 4, 6, 8, ठीक है जी। एंड बी सेट आपके पास दिया है 6, 8, 10, ठीक है। ये अलग अलग सेट है। आप खुद सोचो, क्या बी सबसेट ए का है? नहीं है, क्योंकि 10 और 12 दो आइटम्स है जो इसमें नहीं आते। क्या ए सबसेट बी का है? नहीं है, क्योंकि 2 और 4 दो एलिमेंट्स है जो इसमें नहीं आते, ठीक है। तो ए यूनियन बी को इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, यू यूनियन, ठीक है। तो ए यूनियन बी, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में प्रोबेबिलिटी जो आपका लास्ट चैप्टर है उसमें, और प्रोबेबिलिटी से पहले स्टैट्स चैप्टर है आपका उसमें, एंड 12th में भी काफी सारे चैप्टर्स में आपका ये सिंबल्स और इंटरसेक्शन वगैरह वगैरह जो आप सेट्स में सीखोगे वो आप बाकी चैप्टर्स में काम आएगा। यूनियन का मतलब इनको कंबाइन किया जाएगा। तो यूनियन का मतलब कंबाइन, ठीक है। अब ए यूनियन बी को ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है जी। ए यूनियन बी, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ए यूनियन बी। सबसेट का साइन ये था, यूनियन का साइन ये है, ठीक है। अब कंबाइन किया जाए, एक दो सेट्स कंबाइन जब करेंगे, देखो ए यूनियन बी, ए सेट अलग है, बी सेट अलग है, दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो एक सिंगल सेट बनेगा, एक सिंगल सेट बनेगा मेरा, ठीक है। तो ये तो मतलब यार दो ब्रेसेस ये, दो ब्रेसेस ये, तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 ब्रेसेस नहीं आएंगे, 2 ब्रेसेस ही आएंगे। अब कंबाइन करना कैसे है? देखो 2 इसमें है, पहला वाला तो सेम लिख देना आपने, पहले वाले को तो देखना ही नहीं, क्योंकि ए यूनियन बी है तो ए तो पूरा का पूरा उठा के लिख देना। 2, 4, 6, 8, ए को तो कुछ देखना ही, मतलब एक जब ए देखो तो बी को मत देखो, वैसे का वैसे उठा के लिख दो, ये एक ट्रिक होती है। ए वैसे कैसे लिख देंगे, अब बी में देखना है 6, क्या 6 यहाँ पे आ चुका है? देखो दोनों में कॉमन कौन से हैं? ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ये 2 बार नहीं लिखे जाएंगे, ये सिर्फ एक बार लिखे जाएंगे। तो 2, 4, 6, 8, यहाँ पे 6 और 8 रिपीट हो, अगर मैं दोबारा से ऐसे लिख देता हूँ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार आ गए, तो हमने एक बार लिखना है। बेसिकली क्या मतलब है, ये प्लस ये माइनस क्या करना है, कॉमन एलिमेंट्स। सॉरी, यूनियन का मतलब ये होता है कि ये पूरा सेट लिख दो ऐसे का ऐसे ही, ये पूरा सेट लिख दो ऐसे का ऐसे ही, और एक सेट बना दो, लेकिन जो कॉमन है वो सिर्फ रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार आना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है। तो पहला तो वैसे का वैसे लिखा जाएगा आपका। सेकंड में 6 और 8 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके क्योंकि इसमें कॉमन थे, तो बचा क्या 10 और बचा क्या 12, यहाँ पे ये खत्म हो गया। तो ये आपका मेथड है। जब भी यूनियन होगा अब ये वैसे का वैसा लिख देंगे, ये वैसे का वैसा लिखना है, लेकिन अगर कोई कॉमन आ रहा है तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक बार आना चाहिए। कुछ और अच्छा, इसका मैं अगर डायग्राम बनाना चाहूँ, पहले 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर डायग्राम भी सिखा देता हूँ। यहीं पे डायग्राम बना के दिखाएंगे आपको। ए सेट है आपका ए ई आई ओ यू, दैट इज वॉवल्स, ठीक है। और बी सेट आपको दिया हुआ है ए आई एंड यू, ए आई एंड यू, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, ए यूनियन बी निकालनी है, तो ए यूनियन बी मतलब कंबाइन करना है। पहला तो वैसे का वैसे लिखना है क्योंकि सारे एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे एक एक, तो पहले में तो कुछ देखना ही नहीं है, सारे लिख दो। अब सेकंड के भी सारे लिखने हैं, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं वो छोड़ दो बस। ए आ चुका है, छोड़ दो, आई आ चुका है, छोड़ दो, यू आ चुका है, छोड़ दो, मतलब ये आपका आंसर है ए यूनियन बी का। तो यहाँ पे ए सेट और ए यूनियन बी सेट एक ही हो गया, तो इक्वल टू ए बन गया, बट नॉट इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि बी में सिर्फ 3 एलिमेंट्स आते हैं, ये तो पूरे 5 है,
तो ये ए की इक्वल बन गया, ए यूनियन बी यहाँ पे ए की इक्वल बन गया। ऐसा तब होता है कि ए सेट बड़ा हो और बी के कुछ एलिमेंट्स उसके सब पार्ट। अब देखो यहाँ पे एक और चीज आपको देखने को मिली, बी इज अ सबसेट ऑफ ए भी दिख रहा है मेरे को। तो आपने क्या करना है, जो बुक के में मांगा गया उसके अलावा भी आपकी आंखें होनी चाहिए। देखो बी ए आई यू, सॉरी ए आई यू, तो ए आई एंड यू एलिमेंट्स आ रहे, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए भी आ गया, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स इसके एलिमेंट्स का पार्ट है। तो दो चीजें मेरे को मिली। जब मैंने देखो क्या सिखाया आपको, ये वैसे का वैसा लिख दो, इसके जो एलिमेंट्स रिपीटेड है उसको छोड़ दो, निग्लेक्ट कर दो, इग्नोर कर दो, और जो बचे कुछ एलिमेंट्स है यहाँ पे लगा दो। जैसे इसमें 6 8 रिपीट थे, छोड़ दिए, बाकी बचे कुछ कितने हैं 10 12 मैंने लिख दिए, पूरा एक सेट बन गया। ठीक है, एक एग्जांपल और कराऊंगा, पहले वेन डायग्राम से खा देता हूँ। जब हमको इसको रिप्रेजेंट करना है, मान लो मैं एग्जांपल 12 करा रहा हूँ वेन डायग्राम में, तो मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल तो बनेगा ही बनेगा। रेक्टेंगल आता है यूनिवर्सल सेट, ऐसे नंबर जो ए में भी नहीं आते और बी में भी नहीं आते लेकिन यूनिवर्स में आते हैं, वो सारे ए और बी के बाहर आ जाएंगे। अब ए एक सेट है जिसमें क्या क्या आ रहा है, 2 4 6 8, बस 2 4 6 8 आ गया ए के अंदर। अब बी भी एक सेट है जिसमें 6 8 भी आता है, 10 12 भी आता है, तो 6 8 क्या हो गए कॉमन, मतलब ये ऐसा दो नंबर्स हैं जो ए के अंदर, सॉरी इसको ए लिख दूं मैं, ये ऐसे दो नंबर हैं 6 और 8 ए में भी आ रहे हैं एंड बी में भी आ रहे हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं 6 8 10 12, तो ये बी सेट बन गया, 6 से 10 12 बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ 6 8 और 6 8 क्या हो गए, रिपीट हो गए, तो मतलब ये हमारा गलत है, तो ये ऐसे नहीं होगा। तो फिर ये कैसे होगा, फिर इसको ऐसे बनाया जाएगा। अब देखो खाली मैं अगर ए को देखता हूं तो ए इतना पार्ट है, 2 4 6 8 बिल्कुल ठीक है। अगर मैं खाली बी को देखता हूं तो बी इतना पार्ट है, 6 8 10 12, तो 6 8 क्या हो गया, इस तरह से हमने ड्राइंग इतनी स्मार्टली करी है कि 6 8 देखो ए का भी पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, 6 8 मेरे को बी का भी पार्ट दिख रहा है, तो जो कॉमन पार्ट है उसको कॉमन पार्ट बना दिया गया मैंने। और इस डायग्राम को कहा जाता है ए यूनियन बी, क्योंकि देखो यूनियन का मतलब कंबाइन करना, मैंने पूरा एक सेट बना दिया, कंबाइन कर दिया। अभी कॉम्बिनेशन ए यूनियन बी को कैसे पढ़ूंगा, 2 4 6 8 10 12 सारा कॉम्बिनेशन, 2 4 6 8 10 12 आ गया। अगर मैं 6 8 को दो बार लेता, दो बार पढ़ना पड़ता, लेकिन यहाँ पे तो एक ही बार आ रहा है 6 8। तो ये चीजें आपने सीखनी है। यूनियन जब बनाना होता है, देखो सबसेट में सिखाया था, सबसेट बनता है ऐसे, ये ए है, ये उसका बी, उसका सबसेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसेट नहीं सिखाया जा रहा है, यूनियन सिखाया जा रहा है। अब जो जो आगे सीखना को मिलेगा आपको, सबकी प्रॉपर्टीज भी सीखने को मिलेंगी, करना क्या है प्रॉपर्टीज में, इसको ऑपरेशंस कहते हैं बेसिकली, ऑपरेशंस ऑफ सेट। तो पहला ऑपरेशन सीखा आपने यूनियन ऑफ सेट, तो जब सबसेट भी सीख लिया आपने कैसे करना है और यूनियन भी सीख लिया आपने कैसे करना है, तो यूनियन को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। तो यूनियन के जितने भी कॉमन पार्ट्स हैं वो दोनों के अंदर आते हैं, दोनों के अंदर रिप्रेजेंट किए जाएंगे, ये कॉमन पार्ट होगा। इसी तरह से अगर मैं इसका सेट बनाऊं एग्जांपल 13 का, तो हमको रेक्टेंगल तो बनाना ही बनाना है, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा u, क्योंकि u बाहर लिखना है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब एक सेट है ए ई आई ओ यू, एक सेट बनाया मैंने ए, क्या लिखना है ए ई आई ओ यू, तो ए आई यू बी में भी आनी चाहिए, तो ए आई एंड यू, ये 3 नंबर बी में भी आ रहा है, तो मैं इस साइड लिखूंगा, इस साइड नहीं लिखूंगा। और बचा क्या, ए ई ए आई और यू के अलावा क्या बचा, ई और ओ, तो ई मैंने इधर लिख दिया, ओ मैंने इधर लिख दिया, क्योंकि मेरे को ये चीज कॉमन चाहिए। तो कॉमन चाहिए कि मेरे को राइट साइड लिखना पड़ेगा, ये मेरे को कॉमन चाहिए बी। अब ध्यान से देखो बी में कितना आता है, बी में क्या क्या आ रहा है, ए आई और यू। अब बी पोर्शन इतना है, बी के अंदर ए आई यू आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ए पोर्शन इतना है, ये पूरा ए ई आई ओ यू सारा आ गया, तो मतलब ए भी ठीक है मेरा, बी भी ठीक है। और ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, ए आई यू, ये तीनों चीजें ए आई एंड यू, ये इधर भी है और इधर भी है, कॉमन है, तो ये कॉमन पोर्शन में डाल देनी है हमने। और अगर बी में मान लो मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूं, अगर यहाँ पे आता डी, अगर डी भी आता होता तो मैं यहाँ पे डी लिख देता, अगर आता होता तो, ठीक है ना। अभी नहीं आता तो नहीं आता, तो फिर यहाँ भी डी लिखना पड़ता, ए ई आई ओ यू, साथ में डी भी लिखना पड़ता। तो
तो अगर नहीं है तो नहीं लेंगे, जब होगा तब और लेंगे। तो ये रिप्रेजेंट हुआ ए यूनियन बी। इसके बाद आती है इंटरसेक्शन, जो मैं आपको आज नहीं कराऊंगा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि इंटरसेक्शन से यूनियन से कंफ्यूज हो। पहले यूनियन की प्रैक्टिस कर लीजिए आप। तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ इतना सिखाया जाएगा। ऑलरेडी आप लोग पीछे भी चल रहे हो काफ़ी, तो मेरा तो मन था कि इंटरसेक्शन भी करा दूं, पर मेरे को आपसे पता नहीं लग रहा ना कि आप लोग को समझ आया कि नहीं आया। तो जब आप लोग मेरे को बता दोगे कि इतना क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हो गया, पूरा अंडरस्टैंड हो गया, देन आई विल मूव ऑन टू इंटरसेक्शन। फिलहाल आप लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे और जो मैं होमवर्क दूंगा उसको देखेंगे। चलो एक काम करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं और, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये डायग्राम है एग्जाम्पल 12 का, ये डायग्राम है एग्जाम्पल नंबर 13 का। एग्जाम्पल नंबर 14 है आपकी बुक में, वो आपने खुद करना है। होमवर्क है वो एग्जाम्पल नंबर 14 और उसका डायग्राम भी बना के मेरे को दिखाना है। तो इतना पोर्शन नोट कीजिए, फिर मैं प्रॉपर्टीज कराता हूँ इसकी। अभी जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, हम पहले यूनियन पढ़ेंगे, फिर इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, फिर डिफरेंस पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे आगे आगे। तो अपने क्या करना है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग जगह पर नहीं लिखनी। यूनियन की अलग पेज पे लिख दोगे, फिर वील मूव ऑन टू इंटरसेक्शन तो वो लिखोगे आप, फिर डिफरेंस पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट के, तो प्रॉपर्टीज अलग अलग पेजेस पे शफल हो जाएंगी। आप क्या करो, अपने रजिस्टर का बिल्कुल लास्ट पेज जो होता है बैक साइड से, बिल्कुल बैक साइड से हम रजिस्टर खोलेंगे और वहाँ पे सेट्स की जो भी पेज खाली होगा, पहला मतलब अगर भरा हुआ है तो और पीछे आ जाइए। तो रजिस्टर के लास्ट पेजेस पे आप लोग हेडिंग डालेंगे सेट्स और हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। इसके बाद उसी पेज पे जब हम प्रॉपर्टीज यूनियन सीख लेंगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे, वो भी उसी पेज पे आएंगी, फिर उसी के साथ कॉन्जिक्यूटिवली चलती रहेंगी। उसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन में अटक गए तो आपको फटाफट ढूंढना पड़ेगा, यार प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन कहाँ पे थी, इधर थी, कहाँ थी, वो मिल नहीं रही। तो अगर आपको लास्ट पेज पे लिखी होगी, फटाफट से आप लोग लास्ट पेज खोलोगे, ये लिखी सामने, यूनियन की भी यही है, सारे फॉर्मूलाज। मतलब कि हमेशा मेरी आदत है, आप लोग न्यू स्टूडेंट्स हो, मेरे पुराने स्टूडेंट्स को पता है, हम जितने भी चैप्टर्स करते हैं तो फॉर्मूलाज के लिए बिल्कुल लास्ट पेज सिलेक्ट करते हैं। हर चैप्टर के फॉर्मूलाज यहाँ पे सेट्स के लिख लिए, ये ट्रिग्नोमेट्री के लिख लिए, यहाँ स्टैट्स के लिख लिए, तो लास्ट पेजेस पे हमारे फॉर्मूलेज लिखे होते हैं। अगर एक रजिस्टर में 3 चैप्टर आ रहे हैं तो 3 चैप्टर्स के फॉर्मूले, 2 चैप्टर आ रहे हैं 2 चैप्टर के फॉर्मूले। तो जो सा रजिस्टर में जो सा चैप्टर है, उस रजिस्टर के लास्ट पेज पे उसके फॉर्मूलेज और प्रॉपर्टीज लिखी होनी चाहिए। वो इजी टू फाइंड आउट होता है कि फटाफट से किसी, अगर आपने रिवाइज भी करना है, मान लो एग्जाम के लिए सेट्स का रिवीजन स्टार्ट करने लगे हैं, तो फटाफट से आपको पता है कि ये पेज पे प्रॉपर्टीज लिखी है, तो प्रॉपर्टीज खोल लेंगे फटाफट। तो अपने रजिस्टर के लास्ट पेज पे आप लोगों ने प्रॉपर्टीज लिखनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, जो बचपन में आप लोग पढ़ते आ रहे हो, कम्यूटेटिव लॉ ए यूनियन बी। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि ए को बी से ऐड करो इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये होता है, ठीक है। चाहे ए को बी से ऐड करो, चाहे बी को ए से ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। तो वही चीज यहाँ भी है कि अगर मैं ए यूनियन बी करूं, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स इकट्ठे कर दूं और बी के सारे एलिमेंट्स इकट्ठे कंबाइन कर दूं और कॉमन वाली चीजें रिपीट ना करूं, या मैं राइट साइड पे बी यूनियन ए करूं, तो आंसर मेरा सेम आएगा। ए को बी से कंबाइन करूं या बी को ए से कंबाइन करूं तो आंसर सेम आएगा। आप लोग करके भी देख सकते हो। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। ये बचपन से आप लोग मैथ्स में 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हो। तो ये अब क्यों पढ़ाई जा रही है यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कई बार आपको पूछ लिया जाएगा, तो आपको ये आगे काम आने वाले हैं, तो इसको इग्नोर मत करना, इसको लाइटली मत लेना। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। मिसलिनियस में आपके कई क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज आपको वहां से बाहर निकाल के लेके आएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ये प्रॉपर्टी लिखूं, इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब क्या है इसमें, लेकिन हम बड़े हो गए तो हम भूल गए होते तब तक। ये क्या कहती है कि अगर आप फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करो, पहले मतलब 3 नंबर्स को ऐड करना है, पहले मैंने फर्स्ट 2 को ऐड किया, देन जो आंसर आया उसको थर्ड से ऐड किया। ये कह रहा है कि मैंने सेकंड और थर्ड को पहले ऐड किया, देन जो आंसर आया उसको फर्स्ट से ऐड किया। तो एडिशन में क्या फर्क पड़ता है, तीनों नंबरों में से पहले किसी को भी ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूनियन के अंदर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ए यूनियन बी, अगर मैंने पहले ए यूनियन बी का आंसर निकाल लिया, उसकी यूनियन मैंने सी से करनी चाहिए। तो एक सी वाला भी कर लेते हैं हम लोग ना, किया नहीं, चलो आगे एक्सरसाइज में करेंगे। ए यूनियन बी का आंसर निकाला, उसको मैंने सी से यूनियन किया, या मैंने पहले बी यूनियन सी कर दिया, मतलब यहाँ पे ए बी सी जो है वो सेम सेट होने चाहिए,
यही वाले ABC सेट यहाँ भी लेंगे, यही वाले ABC सेट यहाँ भी लेंगे, सेट अलग नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने A यूनियन B पहले किया, उसका आंसर निकाला, एक प्रॉपर एक कंप्लीट सेट। A यूनियन B का मतलब एक सेट बन गया, ये दो सेट का एक सेट बन गया। फिर जो आंसर आया उसको C से यूनियन किया तो एक और सेट बन गया। टोटल एक सेट रहेगा फाइनल में, जब इन तीनों का आंसर करूंगा एक ही सेट रहेगा मेरे पास। तो यहाँ पे A यूनियन B पहले ऐड किया, सॉरी यूनियन किया, यहाँ पे B यूनियन C पहले किया, फिर उसका जो आंसर आया उसका यूनियन किया मैंने A से। तो जो आंसर होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। दिस इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। ये भी आप लोग बचपन में पढ़ चुके हो, लेकिन हम बड़े होते होते प्रॉपर्टीज पर ध्यान नहीं देते। लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं अगर मैं A को ऐड करता हूँ, ऐड नहीं सॉरी यूनियन करता हूँ सॉरी A को मैं यूनियन करता हूँ एम्प्टी सेट से, खाली सेट से, तो आंसर क्या आएगा? A। अब खुद सोचो, एक सेट है AEIOU, ठीक है, और इसका मैंने यूनियन कर दिया किससे? एक खाली सेट से, तो फर्क क्या पड़ेगा? आंसर क्या आएगा? AEIOU। तो फर्क है, क्योंकि ये तो खाली स्पेस है तो एडजस्ट होगी बीच में अपने आप। तो एक किसी भी सेट का यूनियन करोगे एम्प्टी सेट से, नल सेट से, तो आंसर A ही आएगा, ये वाला सेट ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको लर्न भी करनी है, खाली पढ़नी नहीं है, क्योंकि लर्न होंगी तभी आगे एग्जाम में और क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओगे। जैसे इसको प्रॉपर्टीज के फॉर्म में मत पढ़ो, इसको फॉर्मूलाज के फॉर्म में पढ़ो, ठीक है जी। अब A यूनियन A क्या होगा? सोचो सोचो सोचो, अगर A एक सेट है 1 2 5, इसका यूनियन इसी से करना है, तो मान लो एक और सेट इसी का यूनियन 1 2 और 5 से, ये भी A है और ये भी A है, दोनों सेम A यूनियन मतलब सेम सेट। अगर मैं यूनियन करूंगा तो आंसर क्या आएगा? ये तो वैसे का वैसे ही 1 2 5, और इसके सारे एलिमेंट्स आएंगे लेकिन रिपीटेड वाले जो कॉमन होंगे रिपीट नहीं करेंगे। तो 1 भी रिपीट है, 2 भी रिपीट है, 5 भी रिपीट है, तो आंसर क्या आ गया? ये, और ये क्या है? A। तो मतलब सेम सेट का अगर मैं यूनियन करूंगा तो आंसर सेम सेट ही आएगा, आंसर आ गया A। तो ये प्रॉपर्टी है, साथ साथ में प्रूफ भी कर रहा हूँ। तो A यूनियन A जब भी होगा तो आंसर आएगा A, क्योंकि ये कैसे कैसे ये सारा का सारा ऐड करना था, लेकिन ये कॉमन आ गया तो हमने इग्नोर किया। बस कॉमन चीजें रिपीट नहीं करनी है आपने। A यूनियन A होता है, A यूनियन नल सेट A होता है। फिर आता है U यूनियन। देखो यूनियन का साइन थोड़ा छोटा डालेंगे, U बड़ा डालेंगे। ये U कैपिटल ऊपर आएगा, यूनियन का साइन ऐसे आएगा जब आएगा, और A। U यूनियन A क्या होगा? बहुत सोचने वाली बात है। मान लो U एक बड़ा सेट है, ये है, और A है, जब इनका कंबाइन करूंगा तो आंसर क्या आएगा? U, क्योंकि A के सारे एलिमेंट तो आएंगे। फॉर एग्जांपल U एक बड़ा सेट लेते हैं, A B C D से लेके Z तक, पूरा सारे कंप्लीट अल्फाबेट्स Y Z, ठीक है ना? ये सारे अल्फाबेट्स आ गए आपके इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स। और A एक सेट है A E I O U वॉवल्स का। जब मैं इसका यूनियन करना लगा हूँ U यूनियन A, तो मैं क्या करूंगा? U के पहला सेट के तो सारे लिखने हैं, तो मैंने सारे लिख दिए A B C करते 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 कहाँ तक? Y और Z तक, ठीक है। अभी मैंने सेट क्लोज नहीं किया, सारे लिख दिए Z तक। अब मेरे को A के भी लिखने हैं, लेकिन कौन से वाले? जो U में नहीं आते। तो A आ चुका है, E भी आ जाएगा इसके अंदर, I भी आ जाएगा, O भी आ जाएगा, क्योंकि U में तो सारे अल्फाबेट्स आ गए ना, 26 अल्फाबेट्स। U भी कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो मतलब इसका सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, तो हम कुछ भी रिपीट नहीं करेंगे। तो आंसर क्या आया? देखो U यूनियन A, ये क्या है? ये आंसर आया यूनियन के बाद। और ये क्या है? ऑब्वियसली U सेट है, तो U यूनियन A का आंसर U आता है। आप लोग कर भी सकते हैं, क्योंकि आपको जो होमवर्क मिलेगा वो इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे मिलेगा। तो U एक बड़ा सेट था ये वाला, और A एक छोटा सेट है। जब इनका यूनियन करेंगे तो ये वाले नंबर्स तो ऑलरेडी इसका पार्ट है ना, तो आ गया इसके अंदर। तो U यूनियन A जब भी करें, U एक ऐसा सेट है जिसमें सब कुछ आता है, जिसमें सब कुछ आ गया, तो ये भी तो आ गया। तो ये तो आ गया तो कॉमन होगा, कॉमन होगा तो रिपीट नहीं करेंगे, तो रिपीट नहीं करेंगे तो बचेगा क्या? सिर्फ U। तो U यूनियन A इज इक्वल टू
यू। ये 5 प्रॉपर्टीज आप लोगों ने करनी है। लर्न इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि मुश्किल ना हो जाए, कंफ्यूज ना हो जाओ। आपने एक तो एग्जांपल नंबर 14 मेरे को होमवर्क में करके दिखाना है। विद ये वेन डायग्राम भी बनाना है, इसमें विद वेन डायग्राम दिखाना है, ट्राई करना हो जाएगा। और एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कहाँ तक करने हैं, फाइंड द इंटरसेक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक कंप्लीट करने हैं आपने। तो ये आपका होमवर्क है फॉर टुडे। एग्जाम्पल 14 विद वेन डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। इसमें वेन डायग्राम नहीं बनाने, जहां मांगा गया वहां बनाने हैं आपने, अपनी मर्जी से आपने नहीं बनाने, ठीक है जी। तो नेक्स्ट टाइम इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस को करेंगे, दोनों ट्राई करेंगे।